तो आज हम चालू करते हैं ईथर चैनल। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ईथर चैनल की एक्चुअली ज़रूरत क्या है। ये एक टेक्नोलॉजी है आपका, और ये टेक्नोलॉजी को हम यूज करके हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे जो फिजिकल लिंक आपके पास है उससे हम मल्टीपल फिजिकल लिंक को हम क्या कर सकते हैं, बंडल करके एक लॉजिकल लिंक बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इससे पहले हम देखेंगे कि इसमें एक्चुअली दिक्कत क्या हो रहा था जब तक आपके पास ये ईथर चैनल का टेक्नोलॉजी नहीं था। अब मान लो आपके पास ये एक स्विच था और ये एक स्विच था, और आपको पता है दो स्विच के बीच आप क्या कॉन्फ़िगर करते हो, आप ट्रंक लिंक कॉन्फ़िगर करते हो। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो स्विच आपका था ना, ये स्विच 1 और स्विच 2 दोनों स्विच आपका क्या थे, इसमें जितने भी आपके पास पोर्ट्स थे वो सारे 1 Gbps का पोर्ट था। ये पोर्ट भी आपका 1 Gbps, ये भी जितने भी पोर्ट थे। ठीक है, अभी बाद में क्या हुआ, आपके कुछ नेटवर्क का साइज बढ़ गया, या फिर यूजर जो थे ना उनका डेटा एक्सेस आपका इंक्रीज हो गया, या फिर आप यूजर नंबर जो है वो आपका इंक्रीज हो गया। जो भी हो, इंक्रीज होने के बाद क्या हुआ, ये जो आपका ट्रंक लिंक था 1 Gbps का डेटा जो है वो पास कर सकता था। तो उसके बाद आपने देखा कि आपके जो यूजर डेटा है एक स्विच से दूसरे स्विच में लाने के लिए वो 1 Gbps से ज़्यादा हो रहा है। तो उस केस में आपका क्या होगा, जैसे आपको पता है ना, अगर एक छोटे नल में आप क्या करोगे, ज़्यादा पानी निकालने की कोशिश करोगे तो उस केस में आपका पानी तो नहीं जाएगा ना, जितना आपको आउटपुट चाहिए होता आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे भी आपका ऐसा ही है, ऐसा ही दिक्कत हो रहा था कि अगर आपके पास दो स्विच के बीच में एक जो ट्रंक लिंक है वो अगर लोअर बैंडविड्थ के साथ है, या फिर कुछ भी वैल्यू के साथ हुआ, और आपका जो डेटा है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जाने के लिए वो अगर उससे ज़्यादा हो गया, आपका बैंडविड्थ का जो यूसेज है ना उससे अगर ज़्यादा हो गया, तो उस केस में आपका जो नेटवर्क था ना वो आपका स्लो हो जाता था। मतलब ये वाला यूजर से कुछ डेटा ट्रांसमिट कर रहा था, जितने स्पीड में वो हो सकता है उतना स्पीड में नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे यूजर आपका एक ही लिंक जो होता है ना उससे लिंक का बैंडविड्थ को यूटिलाइज कर रहे थे। तो उससे सबसे पहले आपका दिक्कत यही था, आपका नेटवर्क जो है वो आपका स्लो बन रहा था, आपका डेटा ट्रांसमिट का जो रेट है ना वो आपका कम दिखाई देता था। तो उस केस में फिर बाद में क्या हुआ, आपके पास और एक ऑप्शन आया, आप क्या कर सकते हो, दो ट्रंक लिंक यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है, तो दो ट्रंक लिंक कॉन्फ़िगर करने से क्या होगा, आपका दो ट्रंक लिंक जब आप कॉन्फ़िगर करोगे तो यहाँ पे भी आपका 1 Gbps का मिलेगा, यहाँ पे भी आपका 1 Gbps का मिलेगा, तो आपका 2 Gbps का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत आ गया। क्यों दिक्कत, आपका ऐसा था कि हम जो स्विच में है ना, स्विचिंग टेक्नोलॉजी में हम क्या कर रहे थे, एक टेक्नोलॉजी हम चला रहे थे लूप को अवॉइड करने के लिए, स्पैनिंग ट्री टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये जो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल या फिर टेक्नोलॉजी आप कुछ भी मानो, ये जो आपका था ना, तो इसको अगर हम रन कर देते हैं डिवाइस के ऊपर, तो ये क्या करता था, आपके डिवाइस में आप जितना भी चाहे लिंक लगा लो दो स्विच के बीच में, ये एक ही लिंक को एक्टिव रखता था और बाकी सारे लिंक को ये क्या करता था, ब्लॉक कर देता था या फिर अनयूज बना देता था। जब तक आपका एक्टिव वाला लिंक एक्टिव है तब तक बाकी लिंक आपका यूज में नहीं आता था, और एक बार आपका एक्टिव वाला लिंक अगर गलती से डाउन चला गया तो उसके बाद आपका दूसरा लिंक काम में आता था। तो इस केस में भी अगर हम देखेंगे तो ऐसा हो रहा था कि मान लो ये आपका एक्टिव लिंक बन गया तो ये आपका अनयूज रहता है, तो जब तक आपका ये जो एक्टिव लिंक आपका एक्टिव है ना तब तक ये वाला लिंक आपका बिल्कुल यूज में नहीं आएगा। जब ये वाला लिंक अगर गलती से आपका डाउन चला गया तो ये लिंक आपका एक्टिव आता था और ये डेटा ट्रांसमिट कर लेता था। तो इसमें आपका जो रिडंडेंसी है ना, वो रिडंडेंसी आपके पास था, मतलब बैकअप पाथ आपके पास था, लेकिन इसमें भी आप अचीव नहीं कर पाए ज़्यादा बैंडविड्थ। मतलब आप क्या अचीव नहीं कर पाए, आप जो 1 Gbps बैंडविड्थ लिंक के साथ आपको जो बैंडविड्थ का दिक्कत हो रहा था वो दिक्कत को आप हटा नहीं पाए, क्योंकि अगर आप मल्टीपल लिंक भी लगा लिए और एक एक्स्ट्रा लिंक भी लगा लिया ना तो ये लिंक तो आपका अनयूज रहता था, तो उस केस में भी आपका बैंडविड्थ जो है वो ज़्यादा नहीं आ रहा था। तो उस केस में फिर बाद में आपका कि इसे हटाने के लिए एक टेक्नोलॉजी आपके पास आया, जिस टेक्नोलॉजी को आप बोलते हो ईथर चैनल। ये बेसिकली आपका क्या काम करता था, मल्टीपल फिजिकल लिंक मतलब क्या, आपके डिवाइसेस के बीच आप जो फिजिकल वायर कनेक्ट कर रहे हो, ये एक वायर आपके पास है, ये एक वायर है, तो ये मल्टीपल फिजिकल लिंक को ये क्या कर सकता था, ये बंडल करके एक लॉजिकल लिंक में कन्वर्ट कर सकता था। फिजिकल लिंक आपको फिजिकली ही दिखेंगे कि दो लिंक से आपके डिवाइस कनेक्ट है या 4 लिंक से कनेक्टेड है। मल्टीपल लिंक को वो क्या करेगा जब, लेकिन लॉजिकली उस लिंक को, वो जितने भी लिंक को आप बंडल कर रहे हो या फिर ईथर चैनल के साथ जितने भी लिंक को आप यूज कर रहे हो, उसे वो बंडल करके एक ही लिंक में कन्वर्ट कर देता था। ठीक है, तो उस केस में भी आपका क्या हो रहा था, ये जो दो फिजिकल लिंक आपके पास थे, अब ये दो फिजिकल लिंक नहीं होंगे, आपके पास ये क्या हो जाता थे, एक लॉजिकल लिंक। मतलब आप क्या अचीव नहीं कर पाए, ठीक है, तो उसके बाद आपका क्या हो रहा था, ये जो दो फिजिकल लिंक आपके पास थे अब ये दो फिजिकल लिंक नहीं होंगे, आपके पास ये क्या हो जाते थे, एक लॉजिकल लिंक। मतलब एक ही लिंक में जैसे आपके पास वैसे ही देखा जाता था। ठीक है, तो उससे आपका क्या हुआ, अभी आपके पास जो 1 Gbps का बैंडविड्थ था, आपने दो लिंक लगाया, तो दो लिंक लगाने के बाद आपके पास जो बैंडविड्थ था 1 Gbps का वो आपका 2 Gbps का हो गया।
तो अभी अगर आपका कोई यूजर जो है डेटा अगर भेजना चाहते, मतलब जो दिक्कत आपका सबसे पहले था स्लो डेटा ट्रांसफर की या फिर कुछ भी आपके पास दिक्कत था, तो अभी अगर कोई यूजर आपका डेटा भेजना चाहता है तो उसके डेटा आपका मतलब सफिशिएंट रिलायबल डेटा ट्रांसमिट जो है वो आपका हो रहा था। तो ये बेसिकली एक छोटा सा आपके पास टेक्नोलॉजी है ईथर चैनल जिसे आप बोलते थे, तो इसका बेसिकली काम यही था। तो इसके बारे में थोड़ा डेफिनेशन वगैरह हम अब क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पे फिजिकल और लॉजिकल लिंक के बीच में डिफरेंस क्या है। फिजिकल लिंक मतलब जो आप देख रहे हो फिजिकली जितना केबल आप कनेक्ट कर रहे हो। लॉजिकल लिंक मतलब आपके डिवाइस के लिए अभी कितने लिंक से आपका डिवाइस जो है डेटा ट्रांसमिट कर रहा है। मतलब लॉजिकली अभी क्या है, आपके पास जो मल्टीपल फिजिकल लिंक्स थे, अब ईथर चैनल चलाने के बाद वो क्या हो गया, आपके एक लॉजिकल लिंक में कन्वर्ट हो गया ना। तो अभी आपके डिवाइस को यही लगेगा कि मैं दूसरे डिवाइस के साथ एक ही लिंक से कनेक्टेड हूँ। तो हमेशा कभी भी आपको अगर फिजिकल और लॉजिकल का चीज़ यहाँ पे नेटवर्किंग में अगर कहीं पे भी आपको देखने को मिले तो इसका मतलब यही होता है। फिजिकल मतलब आप फिजिकली कैसे कनेक्ट किए हो अपने डिवाइस को, लॉजिकल मतलब आपके डेटा कैसे ट्रांसमिट कर रहा है। तो अगर आप ईथर चैनल को यूज करते हो इस टेक्नोलॉजी में तो मैक्सिमम आप क्या कर सकते हो, 8 लिंक को आप बंडल कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप ईथर चैनल चलाते हो तो उस केस में आपका क्या होगा, मान लो ये आपके पास एक डिवाइस था, ये एक डिवाइस था, आपने 2 लिंक कनेक्ट कर दी और इसको आपने बंडल कर दी, और 2 लिंक आपने कनेक्ट कर दी और इसको भी आपने बंडल कर दी। तो अभी आपके पास 2 ईथर चैनल, 2 इसे क्या बोलते हैं, जो बंडल होने के बाद जो लिंक है इसे पोर्ट चैनल बोलते हैं। ठीक है, तो आपके पास अभी 2 लॉजिकल लिंक हो गया। ये आपके पास एक लॉजिकल लिंक 1 हो गया, ये लॉजिकल लिंक 2 हो गया। अभी आपका एसटीपी का प्रोसेस भी इसी के मतलब इसी के अकॉर्डिंग चलेगा। एक जो आपके पास लॉजिकल लिंक है ना, उस एक लॉजिकल लिंक में से एक लिंक आपका क्या बनेगा, आपका ब्लॉक पोर्ट बन जाएगा एसटीपी के अकॉर्डिंग, और बाकी आपका जो भी डेटा ट्रांसमिट करने के लिए है उसी तरह का आपका चलेगा। मतलब अभी अगर आप ईथर चैनल चला रहे हो, ईथर चैनल चलाने के बाद आपका जो एसटीपी का प्रोसेस है वो पर लिंक के बेसिस पे नहीं चलेगा, वो कैसे चलेगा, आपका पर पोर्ट चैनल के बेसिस पे चलेगा। ठीक है, अभी आपका जो बीपीडीयू मैसेज वगैरह होते थे ना, जो हर एक लिंक से आपके आगे जाते थे, ऐसा नहीं होता है। अभी अगर आप ईथर चैनल चला लेते हो तो वो क्या करेगा, पोर्ट चैनल के बेसिस पे आपका बीपीडीयू का जो मैसेज है ना वो आगे भेजे जाएंगे डिवाइस में। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास 2 1 Gbps का लिंक है, आप 2 डिवाइस को 2 1 Gbps लिंक के साथ आपने कनेक्ट करके रखा है, तो ऐसा होता है कि अगर यहाँ पे आपका बैंडविड्थ जो है ना, वो बैंडविड्थ आपका क्या है, अभी 2 Gbps का हो जाएगा 2 डिवाइसेस के बीच में। ठीक है, लेकिन अगर आप थ्रोपुट की बात करते हो, यहाँ पे और एक आपके पास एक टर्म आता है जिसे हम बोलते हैं थ्रोपुट। ठीक है, देखो जब हमने ईथरनेट केबल के बारे में बात किया था ना, तो मैंने आपको बताया था आपके पास 4 जो पिन होते हैं ना वो डेटा ट्रांसमिट के लिए यूज होते हैं। 2 पिन आपका डेटा भेजने के लिए, 2 पिन आपका डेटा रिसीव करने के लिए यूज होता है। तो ये अगर आपके पास एक ईथरनेट केबल है तो इसमें भी आपके पास 4 पिन है। तो इस 4 पिन में से 2 पिन आप यूज करते हो डेटा भेजने के लिए, 2 पिन आप क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो डेटा रिसीव करने के लिए। अगर ये 1 Gbps का लिंक है ना, तो इसका मतलब इसके पास कैपेबिलिटी है एट ए टाइम 1 Gbps का डेटा भेजने के लिए और एट ए टाइम 1 Gbps का डेटा रिसीव करने के लिए। ठीक है, कोई अगर अनम्यूट किया है तो थोड़ा म्यूट कर लो। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे थ्रोपुट के बारे में बात करेंगे तो अगर आपके लिंक में अगर बैंडविड्थ आपका 1 Gbps का है तो उस केस में थ्रोपुट आपका 2 Gbps का होता है। मतलब आपके डिवाइस 1 Gbps का डेटा आगे भेज भी सकता है, 1 Gbps का डेटा रिसीव भी कर सकता है। और यहाँ पे अगर हम ईथर चैनल चलाने के बाद हमारा लिंक का अगर बैंडविड्थ यहाँ पे 2 Gbps बन जाता है तो उसका मतलब हमारे पास अभी 4 Gbps का क्या है, हमारे पास थ्रोपुट है। मतलब हमारा डिवाइस क्या कर सकता है, 2 Gbps का डेटा आगे भेज सकता है और 2 Gbps का डेटा जो है वो रिसीव कर सकता है। ठीक है, और हमारे पास जब मल्टीपल लिंक्स बन जाते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 4 लिंक को बंडल कर दिया यहाँ पे, ये मेरे पास एक डिवाइस है और ये इस तरफ एक डिवाइस है, तो 4 लिंक को हम अगर यहाँ पे बंडल कर रहे हैं तो इस केस में
जब भी आपके डिवाइस कोई एसटीपी का बीपीडीयू मैसेज भेजेगा तो वो क्या करेगा, ये आपका 4 लिंक जो बंडल हो जाएंगे, अभी ये एक पोर्ट चैनल का नाम आप दे दोगे, मतलब ये एक पोर्ट चैनल बन जाएगा। जो मल्टीपल लिंक को आप बंडल करते हो, आप मल्टीपल फिजिकल लिंक को बंडल करने के बाद वो क्या कहलाते हैं, आपके पोर्ट चैनल आपका कहा जाता है। मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ। ठीक है, तो आपका जैसे आपके पास इंटरफेस कुछ है ना, जैसे इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 इंटरफेस आपके पास, जैसे इथरनेट हो गया आपके पास, कुछ भी हो, जिगाबिट इथरनेट वगैरह इंटरफेस जैसे आपके पास होते हैं, उसी तरह का आपके पास अभी इंटरफेस क्या बन जाएंगे, आपके पास इंटरफेस पोर्ट चैनल आ जाएंगे। पोर्ट चैनल, उसके बाद पोर्ट चैनल का नंबर, जो भी जितने भी नंबर आप देना चाहते हो, जैसे आप डेसिमल फॉर्मेट में दे सकते हो 1 2 3 4, जैसे भी आप देना चाहते हो आप दे सकते हो। तो आप मान लो ये 2 डिवाइस आपका है, इस तरफ एक डिवाइस है, इस तरफ आपके पास एक स्विच है, और 4 लिंक से आपने कनेक्ट किया और आपने इथर चैनल चला कि ये जो 4 लिंक आपके पास थे ना, इस 4 लिंक को आपने क्या किया, बंडल करके एक पोर्ट चैनल में कन्वर्ट कर दिया, मतलब एक लॉजिकल लिंक में आपने कन्वर्ट कर लिया। अभी इस तरफ का जो डिवाइस है, अगर कोई बीपीडीयू मैसेज भेजना चाहेगा ना, तो वो क्या करेगा, पोर्ट चैनल के बेसिस पे एक बीपीडीयू मैसेज भेजेगा। मतलब ये जो टोटल पोर्ट चैनल है, उसी पोर्ट चैनल को एम करते हुए वो क्या करेगा, अपना बीपीडीयू मैसेज भेजेगा। लेकिन ये उस पोर्ट चैनल से बीपीडीयू मैसेज आगे भेजेगा, इसका मतलब ये नहीं कि आपके सारे लिंक से एक एक बीपीडीयू मैसेज ये भेजेगा। एक्चुअली एग्जैक्टली क्या होगा, ये इनमें से किसी एक लिंक से ही आपका जो बीपीडीयू मैसेज है ना, वो बीपीडीयू मैसेज आगे भेजेगा। रैंडमली ये कुछ लिंक आपका चूज करेगा, कोई भी लिंक आपका चूज करेगा रैंडमली। चूज करने के बाद मतलब अगर रैंडमली एसटीपी ये वाला लिंक आपका चूज कर रहा है, तो हमेशा ये क्या करेगा, इसी लिंक से आपका बीपीडीयू जो है आगे भेजता रहेगा दूसरे वाले डिवाइस के पास। किसके लिए, इस पोर्ट चैनल के लिए। ठीक है, ये पोर्ट चैनल लिंक के लिए जो आपके पास बीपीडीयू है, वो क्या करेगा, इसी बीपीडीयू को आगे भेजता रहेगा। किसी एक रैंडमली वो क्या करता है, एक लिंक आपका चूज कर लेता है, जो भी आपका बंडल फिजिकल लिंक है, और एक ही लिंक से आपका डेटा आगे भेजता रहता है। और जब भी हम डेटा ट्रांसमिट के बारे में बात करते हैं, तो मान लो सेम एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। आपके पास इस तरफ भी एक डिवाइस है, इस तरफ भी आपके पास एक डिवाइस है, और इस तरफ जो आपके पास स्विच है ना, इस स्विच के साथ कोई डिवाइस कनेक्टेड है, और इस तरफ से भी आपका कोई डिवाइस कनेक्टेड है, और इसको आपने एक लॉजिकल लिंक या फिर पोर्ट चैनल में आपने कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, और ये डिवाइस जब भी ये वाले डिवाइस के पास डेटा भेजने की कोशिश करेगा, तो इसके पास तो पोर्ट चैनल है, लेकिन वो डेटा आपका सारे लिंक से पास नहीं होगा। ठीक है, एट ए टाइम ये डिवाइस, ये ए वाला डिवाइस मान लो, ये बी वाला डिवाइस हो गया। ये ए वाला डिवाइस जब भी कोई डेटा ट्रांसमिट करना चाहेगा बी वाले डिवाइस के पास, तो ये डेटा आपके पास 4 लिंक है, तो 4 लिंक से ये ट्रांसमिट नहीं होगा। आपके क्या होते हैं, आपके पास ईथर चैनल के कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं। ठीक है, उस एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग इनमें से क्या होता है, लिंक चूज किया जाता है कि कौन से लिंक में डेटा आपका ट्रांसमिट होगा। ठीक है, थोड़ी देर के बाद हम क्या करेंगे, उस एल्गोरिदम के बारे में जानेंगे और एल्गोरिदम के बारे में पढ़ेंगे, तभी हमको पता चलेगा कि ये एल्गोरिदम के हिसाब से ये लिंक कैसे चूज करते हैं। लेकिन अभी के लिए बस आप ये समझ लो, इनमें से जो आपके पास मल्टीपल लिंक्स है, ये डिवाइस जब भी कोई डेटा ट्रांसमिट करते हैं, तो आपके जो ये स्विच है ना, ये क्या करता है, उस एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग कोई एक लिंक चूज करता है, और आपका डेटा अभी भी एक ही लिंक से पास करता है। मान लो यहाँ पे आपके पास और एक डिवाइस था सी करके, ये सी वाला डिवाइस कोई अगर डेटा बी को भेजना चाहते हैं, तो उस केस में हो सकता है ए वाला डिवाइस का डेटा अगर यहाँ से जा रहा है, तो सी वाले डिवाइस का डेटा हो सकता है ये वाला लिंक से आपका पास हो रहा है। तो हो गया ना आपका डेटा का जो लोड बैलेंसिंग या फिर लोड शेयरिंग आपका जो है, वो आपका हो गया, लोड बैलेंस हो गया। और एक आपके पास मान लो कोई यूजर है, तो ये यूजर अगर कोई डेटा भेज रहा है, डी करके कोई यूजर है, अगर वो बी को डेटा भेजना चाहता है, तो हो सकता है ये वाला लिंक आपका यूज हो जाए। तो उस केस में सबसे पहले आपका जब था ना, एक सिंगल लिंक आपके पास था, तभी क्या हो रहा था, उसी सिंगल लिंक में हमेशा ए अगर बी को डेटा भेज रहा है, तब भी वो सिंगल लिंक यूज हो रहा था, सी अगर डेटा भेज रहा है तब भी सिंगल लिंक यूज हो रहा था, और आपका डी अगर डेटा भेज रहा है तब भी आपका सिंगल लिंक जो है वही यूज हो रहा था। लेकिन अभी इथर चैनल चलाने के बाद आपके पास क्या होगा, अभी सिंगल लिंक आपका यूज नहीं होगा। आपके पास जो मल्टीपल लिंक है जिनको आपने बंडल किया है, उन लिंक में से क्या होगा, आपका जो लोड है वो आपका बैलेंस हो जाएगा। और ये लोड बैलेंस करने के लिए इथर चैनल के बहुत सारे एल्गोरिदम है, हमारे पास टोटल 9 एल्गोरिदम है। ठीक है, तो हम उन एल्गोरिदम के बारे में जानेंगे। और जब भी हम इथर चैनल कॉन्फ़िगर करने के लिए जाते हैं, तो हमारे पास कुछ क्राइटेरिया होता है। दोनों डिवाइस के तरफ हमें कुछ चीज़ें देखना पड़ता है, और एक डिवाइस में जितने भी हमारे पास लिंक्स है ना, उस लिंक का मतलब मेरे पास 4 लिंक को मैं बंडल करना चाहता हूँ, तो 4 लिंक का जो क्राइटेरिया है ना, या फिर 4 लिंक का जो सिचुएशन है, वो हमेशा हमारा सेम होना चाहिए। कैसे सेम होना चाहिए,
ठीक है, ये क्राइटेरिया मतलब अगर मेरे पास मल्टीपल फिजिकल लिंक्स है और उनको मैं बंडल कर रहा हूँ और बंडल करने के बाद मैं पोर्ट चैनल में अगर उन्हें कन्वर्ट करना चाहता हूँ लॉजिकल लिंक में, तो मेरे पास वो जो सारे लिंक है उसमें कुछ क्राइटेरिया उनको फॉलो करना पड़ता है। अब हम देखेंगे क्या क्या क्राइटेरिया। आप अगर मल्टीपल लिंक को अगर आप बंडल करने जाते हो तो उस केस में स्पीड शुड बी सेम ऑन ऑल लिंक्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे डिवाइस के बीच दो लिंक है, फास्ट इथरनेट 0x0 एंड फास्ट इथरनेट 0x1, इन दो लिंक को मैं क्या करना चाहता हूँ, बंडल करना चाहता हूँ या फिर एक लॉजिकल लिंक में कन्वर्ट करना चाहता हूँ इथर चैनल के जरिए। तो जो फास्ट इथरनेट 0x0 और फास्ट इथरनेट 0x1 है ना, उन दोनों का स्पीड कॉन्फ़िगरेशन सेम होना चाहिए। मतलब किसी का स्पीड में 10 Mbps रख के किसी का अगर 100 Mbps रख लेता हूँ तो उस केस में मेरा बंडल सक्सेसफुल नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा जो लिंक है, जितने भी मल्टीपल लिंक को, फिजिकल लिंक को हम कन्वर्ट कर रहे हैं या फिर बंडल कर रहे हैं, सारे लिंक का बैंडविड्थ आपका सेम होना चाहिए। ये पहला क्राइटेरिया आपके पास। दूसरे क्राइटेरिया आपके पास है ड्यूप्लेक्स शुड बी सेम। ठीक है, अगर आपके जितने भी लिंक आप बंडल कर रहे हो, सारे लिंक का ड्यूप्लेक्स अगर आपका हाफ डिप्लेक्स है या फुल डिप्लेक्स है, सबका सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी एक लिंक का आपके पास जो डिप्लेक्स है ना वो आपका हाफ डिप्लेक्स है, किसी दूसरे लिंक का आपके पास फुल डिप्लेक्स है, तो भी आपका जो पोर्ट चैनल है ना वो आपका नहीं बनेगा। आप बंडल करने के लिए आपके सारे लिंक को ड्यूप्लेक्स को पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सेम रखना पड़ेगा। हो सकता है हाफ, हो सकता है फुल। ठीक है, IEEE स्टैंडर्ड भी आपका सारे जो जितने भी आपके पास लिंक्स है उनका IEEE स्टैंडर्ड आपका सेम होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपके पास एक सीरियल लिंक है और आपके पास एक इथरनेट लिंक है और दोनों को आप कंबाइन करके एक लिंक पे कन्वर्ट कर लोगे, ऐसा नहीं। अगर आपके पास IEEE का इथरनेट है, मतलब 802.3 स्टैंडर्ड का है लिंक, तो सारे आपका 802.3 स्टैंडर्ड का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई दूसरा IEEE स्टैंडर्ड के लिंक को आप क्या करोगे, कनेक्ट कर लोगे और एक इथरनेट लिंक के साथ आप बंडल कर दोगे, ऐसा नहीं। उनके IEEE स्टैंडर्ड भी आपका सेम होना चाहिए। ठीक है, और ये एक टर्म है आपके पास, क्या है, अगर आप जितने भी लिंक को बंडल कर रहे हो और अगर वो सारे लिंक आपका एक्सेस लिंक है ना, तो इसका मतलब वो एक ही VLAN का मेंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक लिंक को मैं क्या करूंगा, VLAN नंबर 5 का मेंबर बना देता हूँ, दूसरे लिंक को मैं VLAN नंबर 10 का मेंबर बना लेता हूँ, तब भी मैं अगर ट्राई करूंगा, मेरा जो बंडलिंग है ना वो मेरा सक्सेस नहीं होगा। मेरे को क्या करना पड़ेगा, सारे लिंक को एक ही VLAN का पार्ट होना चाहिए अगर वो एक्सेस लिंक है। ठीक है, अगर ट्रंक लिंक के बारे में हम बात करते हैं, एक्सेस लिंक के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा क्राइटेरिया नहीं होते हैं, क्योंकि एक्सेस लिंक किसी एक VLAN का मेंबर हो सकता है। ठीक है, लेकिन ट्रंक लिंक के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे भी आपके पास कुछ सब क्राइटेरिया आपके पास होते हैं। क्या क्या होते हैं, अगर आपके पास जो लिंक है ना वो अगर ट्रंक लिंक है, देन ठीक है, अगर आपके पास दो ट्रंक लिंक है और दोनों लिंक को आप बंडल करने जा रहे हो तो दोनों का एनकैप्सुलेशन आपका सेम होना चाहिए। मतलब अगर आपके .1q आप चला रहे हो तो उस केस में आपका .1q होना चाहिए दोनों का। ISL अगर आप चला रहे हो तो दोनों का ISL होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक में .1q रख लो, दूसरे में आप ISL रख लो, ऐसा आप नहीं कर सकते। ठीक है, अलाउड VLAN शुड बी सेम। अलाउड VLAN मतलब मैंने आपको बताया था ना, जब आप ट्रंक लिंक में आप क्या कर सकते हो, आप मैनुअली जो VLAN को है, ये VLAN को आप चाहो तो किसी एक VLAN को अलाउ कर सकते हो, किसी को आप चाहो तो रिमूव भी कर सकते हो। तो आपके जो ट्रंक लिंक का अलाउड VLAN लिस्ट होता है वो दोनों लिंक में आपके पास, या 4 लिंक जितने भी लिंक को आप बंडल करना चाहते हो सारे लिंक में वो आपका सेम होना चाहिए। मतलब एक लिंक से अगर आपने 10 और 20 VLAN को अलाउ करके रखा है, बाकी सारे को आपने रिमूव करके रखा है, तो बाकी सारे लिंक में भी आपका सेम होना चाहिए।
10 और 20 अलाउ होना चाहिए और बाकी सारे रिमूव होना चाहिए। अगर गलती से किसी एक लिंक में आप क्या कर देते हो कि VLAN 30 को भी आप अलाउ कर लेते हो ना, तो उस केस में वो वाला लिंक जो है आपका ईथर चैनल में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, और थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं ट्रंक लिंक में, अगर हो सकता है कुछ याद आ जाए बाद में। अरे मेरे पास यहाँ पे बुक पड़ा है, मैं देख लेता हूँ। नहीं, इतना ही था। और 6 में आपके पास जो स्पैनिंग ट्री क्राइटेरिया है ना, ठीक है, स्पैनिंग ट्री पैरामीटर मतलब आपका क्या है, जो स्पैनिंग ट्री का पोर्ट बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन है ना, जो आप कर सकते हो। मतलब एक पोर्ट के लिए आप क्या कर सकते हो, आप चाहो तो स्पैनिंग ट्री का कॉस्ट को आप चेंज कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, जो पोर्ट का प्रायोरिटी आपके पास होता है ना, सेंडर पोर्ट आईडी, जिसके अंदर कुछ प्रायोरिटी वैल्यू आपके पास होते हैं, आप चाहो तो उस प्रायोरिटी को चेंज कर सकते हो। अगर कॉस्ट या फिर प्रायोरिटी, इन दोनों में से किसी एक चीज को भी आपने चेंज किया है स्पैनिंग ट्री के अंदर, तो सारे लिंक में वो आपका सेम होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 2 लिंक है, एक लिंक का कॉस्ट मैंने 4 रखा है, तो दूसरे लिंक का भी कॉस्ट मैं 4 रख सकता हूँ, दोनों सेम होना चाहिए। एंड दूसरा चीज, मेरे पास अगर स्पैनिंग ट्री का जो पोर्ट आईडी होता है, उसके अंदर अगर एक पोर्ट का आईडी मैंने रखा है 128, सॉरी प्रायोरिटी, पोर्ट आईडी के अंदर जो प्रायोरिटी होता है, अगर एक पोर्ट का प्रायोरिटी मैंने 128 रखा है, तो दूसरे का भी 128 होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए। सेम होगा तो अभी आपका जो है ये पार्टिसिपेट करेंगे ईथर चैनल के अंदर। और आप मान लो आपके पास कुछ मल्टीपल लिंक्स है, जैसे मोर देन 2-3 आपके पास कुछ लिंक्स है, तो उन मल्टीपल लिंक को आप क्या कर रहे हो, बंडल कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आपके पास 4 लिंक थे और 4 लिंक को आप बंडल करने के लिए जा रहे हो। 4 लिंक में से 3 लिंक जो है आपका क्राइटेरिया सबका सेम है, और एक लिंक जो है आपका क्राइटेरिया उसका सेम नहीं आया। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, 3 लिंक आपका बंडलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, पोर्ट चैनल के अंदर 3 लिंक आपका पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन जिसका क्राइटेरिया मैच नहीं होगा वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो आपका क्या होगा, सस्पेंड स्टेटस में आ जाएगा। जब हम उसका आउटपुट देखेंगे ना, तो भी आपको हम ये प्रैक्टिकल करके भी हम थोड़ा देख लेंगे। ठीक है, तो अगर आप कॉन्फ़िगर करने के लिए जा रहे हो ईथर चैनल, तो आपको सबसे पहले ये सारे चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर ये सारे चीज़ पे कुछ भी गड़बड़ी हो गई, तो आपका ईथर चैनल जो है वो सक्सेसफुली बंडल नहीं करेगा, एक लॉजिकल लिंक क्रिएट नहीं करेगा। तो सबसे पहले क्राइटेरिया आपका क्या है, स्पीड शुड बी सेम, डुप्लेक्स शुड बी सेम, IEEE स्टैंडर्ड शुड बी सेम। अगर आपके पोर्ट क्या है, एक्सेस पोर्ट है, तो वो सारे एक VLAN के मेंबर होने चाहिए। और अगर आपके पास कुछ ट्रंक लिंक है, तो उस केस में आपका एनकैप्सुलेशन सेम होना चाहिए, अलाउड VLAN लिस्ट जो है वो भी आपका सेम होना चाहिए। और स्पैनिंग ट्री का जो भी आपका हो गया ना पैरामीटर, मैंने जैसे आपको कॉस्ट और पोर्ट प्रायोरिटी के बारे में मैंने आपको बताया, वो सारे आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए सारे पोर्ट में। इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, तो फिर अगर ईथर चैनल के बारे में हम बात करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपके पास मल्टीपल लिंक्स है, लेकिन आपके डिवाइस जब भी कोई एक डिवाइस के लिए डेटा आगे भेजता है, तो वो एक ही लिंक से आपका डेटा जो है आगे भेजता है। लेकिन एक ही लिंक किस डिवाइस के लिए कौन सा वाला लिंक यूज होगा, जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने आपको बताया कि ये ए वाला डिवाइस अगर कोई डेटा भेज रहा है, तो एग्जैक्टली ए अगर बी को कोई डेटा भेज रहा है, तो कौन सा वाला लिंक वो यूज करके भेजेगा। ठीक है, ये बंडल में से कौन सा वाला लिंक को यूज करके भेजेगा, वो डिवाइस, आपका डिवाइस जो है ना, वो डिसीजन कैसे लेता है। तो वो डिसीजन लेने के लिए आपके पास कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं, जिसे आप ईथर चैनल लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम बोलते हो। ठीक है, तो ये ईथर चैनल लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम आपके पास क्या है, कितने हैं आपके पास, टोटल 9 है। सबसे पहले आपके पास है सोर्स मैक, दूसरा है डेस्टिनेशन मैक, तीसरा आपके पास है सोर्स प्लस डेस्टिनेशन मैक, चौथा आपके पास है सोर्स IP, पांचवी आपके पास है डेस्टिनेशन IP, सोर्स प्लस डेस्टिनेशन IP, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, सोर्स प्लस डेस्टिनेशन पोर्ट आपके पास होते हैं। ठीक है,
तो अगर आप कोई लो एंड का डिवाइस अगर आप देखते हो तो उस लो एंड के डिवाइस में आपको ये एल्गोरिदम देखने को मिलता है, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी। इवन सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट भी आपको देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप बात करते हो कुछ हाई एंड डिवाइस, अभी के जितने भी डिवाइस आपके पास आ रहे हैं उसमें आपको सोर्स प्लस डेस्टिनेशन मैक, सोर्स प्लस डेस्टिनेशन आईपी, ये सारे चीज़ भी आपको देखने को मिलते हैं। तो ये टोटल आपके पास 9 एल्गोरिदम होता है। ये एल्गोरिदम को यूज करके आपके ईथर चैनल क्या करता है, आपके स्विच क्या करता है, ईथर चैनल के जो आपके पास पोर्ट चैनल है, मतलब आपके पास जो लॉजिकल लिंक है, उनमें से कौन से वाले फिजिकल लिंक पे कौन से डिवाइस का डेटा आपका आगे भेजा जाएगा, उसके बारे में वो क्या करता है, आपका डिसीजन ले लेता है। अब हम क्या करेंगे, एक दो एल्गोरिदम को खोल के देखते हैं कि इसके एल्गोरिदम के हिसाब से आपके डिवाइस कैसे जो है आपका डिसीजन ले लेता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोर्स मैक वाला। ठीक है, अभी एक स्विच मेरे पास है, स्विच 1, मैंने 2 लिंक से कनेक्ट करके रखा है स्विच 2 से। स्विच 2 के पास एक सर्वर आपके पास है, जिसका अभी सोर्स मैक के बारे में हम बात करते हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अभी मैक एड्रेस पे बेसिस पे जो भी चीज़ हम एग्जांपल देखेंगे ना, मैक के बेसिस पे देखेंगे। तो मान लो ये सर्वर का आपका जो मैक एड्रेस था वो ई था। ठीक है, अभी मेरे पास 2 डिवाइस कनेक्ट है स्विच 1 के पास, ये ए वाला डिवाइस आपके पास हो गया, ये आपका बी वाला डिवाइस हो गया, और इसको आपने एक पोर्ट चैनल में कन्वर्ट करके रखा है, जिसको आपने नाम दिया पोर्ट चैनल 1। पोर्ट चैनल मतलब आपका जो लॉजिकल लिंक। अभी ए कुछ डेटा भेजना चाहता है ई के तरफ, मतलब मेरे सर्वर के तरफ ए डिवाइस कुछ डेटा भेजना चाहता है। ए का मैक एड्रेस हमने रखा है ए, बी का मैक, बी वाले डिवाइस का मैक एड्रेस जो है हमने रखा है बी, और सर्वर का मैक एड्रेस हमने रखा है ई। अभी सोर्स मैक एड्रेस के बेसिस पे आपके डिवाइस, आपने क्या किया, ये आपके डिवाइस पे आपको रन करना पड़ता है। ये डिवाइस पे आपने ईथर चैनल का एल्गोरिदम जो है आपने कॉन्फ़िगर कर दिया सोर्स मैक का, और इसमें भी आपने सोर्स मैक का कर दिया। ऐसा नहीं कि दोनों तरफ अगर आपकी डिवाइस में है तो दोनों तरफ, मतलब अगर आप ईथर चैनल 2 डिवाइस के बीच बना रहे हो तो दोनों तरफ सोर्स मैक होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है। एक डिवाइस में आप कुछ अलग सा एल्गोरिदम चला रहे हो, दूसरे तरफ भी आप चाहो तो यहाँ पे डेस्टिनेशन मैक, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, कोई दूसरा एल्गोरिदम भी आप चला सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसमें अभी ए वाला डिवाइस मेरा क्या कर रहा है, ई वाले डिवाइस के पास कुछ डेटा भेजना चाहता है। तो ए वाले डिवाइस ने डेटा भेज दिया, किसको, स्विच के पास भेज दिया, स्विच ने ई वाले पोर्ट पे उसे रिसीव कर लिया। अभी स्विच को पता चला वो डेस्टिनेशन जो है ना ई वाला, वो मेरा मैक एड्रेस टेबल, स्विच क्या करता है, मैक एड्रेस टेबल चेक करता है डेस्टिनेशन को भेजने के लिए। उसको किसी वजह से पहले कम्युनिकेशन हुई या फिर कोई भी वजह से उसे मैक टेबल में एंट्री मिला कि ये जो पोर्ट चैनल 1 है ना, इस पोर्ट चैनल 1 से मेरे को आगे डेटा भेजना चाहिए, अगर ई के तरफ मेरे डेटा को, इस डेटा को अगर ई के तरफ मैं भेजना चाहता हूँ। तो वो भी क्या करेगा, पोर्ट चैनल 1 के पास भेजेगा। उसे पता चल गया कि पोर्ट चैनल 1 जो है ये एक लॉजिकल लिंक है और ईथर चैनल कॉन्फ़िगर हुआ है, तो वो सडनली क्या करेगा, अपने कौन सा वाला एल्गोरिदम के साथ वो कॉन्फ़िगर्ड है वो चेक करेगा। अभी उसको पता चला कि मैं खुद क्या है, सोर्स मैक एल्गोरिदम के साथ कॉन्फ़िगर हुआ हूँ। सोर्स मैक एल्गोरिदम का मतलब यही है कि जब भी आपके डिवाइस कोई भी डेटा भेजते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, एक लेयर 2 जो डेटा लिंक लेयर पे वो क्या करते हैं, एक इथरनेट फ्रेम बनाते हैं। उसमें ए वाला डिवाइस क्या करेगा, सोर्स मैक ए रखेगा, डेस्टिनेशन मैक ई रखेगा। अभी सोर्स मैक के एल्गोरिदम के हिसाब से कौन सा वाला लिंक चूज करने के लिए आपके डिवाइस क्या करेगा, सोर्स वाले जो मैक एड्रेस आपके पास है ना इथरनेट फ्रेम में, वो मैक एड्रेस वो क्या करेगा, चूज करेगा। ठीक है, अभी सबसे पहले आपके डिवाइस, ये सारे चीज करने से पहले भी आपके डिवाइस क्या करते हैं, जब भी आप ईथर चैनल चला के कोई पोर्ट चैनल क्रिएट कर लेते हो ना, उसके अंदर जितने भी आपके पास फिजिकल लिंक है, जैसे ये आपके पास एक फिजिकल लिंक, ये 2 फिजिकल लिंक आपके पास हो गया, तो आपके डिवाइस इसे क्या करते हैं, रैंडमली कुछ नंबर दे देते हैं। ठीक है, रैंडमली नंबर मतलब आपके डिवाइस 0 से स्टार्ट करते हैं, मतलब ये लिंक आपका 0 हो गया, ये 1 नंबर लिंक आपके पास हो गया आपके डिवाइस के लिए। ये अपने आप आपके डिवाइस क्या करते हैं, कुछ नंबरिंग कर देते हैं जितने भी आपके पास फिजिकल लिंक होते हैं जो उस पोर्ट चैनल के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। अभी क्या है, अभी सोर्स मैक का एल्गोरिथम आपने चलाया और डेटा जो आ रहा है वो आने के बाद डिवाइस क्या करेगा, आपके स्विच जो है वो सोर्स मैक चेक किया, सोर्स मैक आपको ए मिला, तब डिवाइस क्या करते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट चेक करते हैं। ठीक है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट चेक करने का मतलब क्या है, अब देखो, अभी डिवाइस सबसे पहले क्या करता है, आपके पास टोटल 2 लिंक है, 2 लिंक आपके पास है, मतलब 0 और 1 आपके पास है, तो 2 लिंक मतलब आपके अगर बीट वाले वैल्यू में मैं इसे निकालूं, मतलब कॉम्बिनेशन के हिसाब से अगर मैं निकालूं तो कितने का कॉम्बिनेशन होगा, 2 लिंक। आपको पता है 2 to the power 1 करने के बाद आपके पास क्या आता है, 2 आता है, और टोटल नंबर ऑफ लिंक आपके पास इस पोर्ट चैनल में कितने हैं, 2 है। तो अभी कॉम्बिनेशन 2 to the power कितना करने में कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो बीट वैल्यू आपके पास 1 आ गया, तो 1 के साथ। तो ये क्या करेगा, अभी लीस्ट 1 सिग्निफिकेंट बिट को ये क्या करेगा, चेक करेगा। और किस दिशा से ये चेक करेगा,
आपका राइट वाले डायरेक्शन से चेक करेगा। मतलब आपके डिवाइस का अगर कोई मैक एड्रेस होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं ABCDEF इस तरह का आपका होता है ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं, तो ये क्या करेगा, इस तरफ से चेक करेगा और लास्ट एक बिट को चेक करेगा, एक बिट का वैल्यू क्या है। क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशन के हिसाब से इसका वैल्यू जो है वो 1 आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, मतलब दिमाग से चले जाए, लेकिन थोड़ा ध्यान से आप सुनना। सबसे पहले आपके डिवाइस क्या करते हैं, पहले वाले प्रोसेस में कितना लिंक है वो काउंट कर लेते हैं, हर एक लिंक को नंबरिंग स्टार्ट कर देते हैं। कहाँ से? 0 से। 0 1, अगर मेरे पास 4 लिंक है 2 3 ऐसे वो कर लेते हैं। फिर उसके बाद जितने नंबर ऑफ लिंक उनके पास है उतने नंबर ऑफ लिंक के हिसाब से कितने का कॉम्बिनेशन 2 टू द पावर कितने कर रहे, कितने करने के बाद वो वैल्यू आ रहा है मेरे पास, वो चेक कर लेते हैं। जितना बीट उनके पास वैल्यू आउटपुट में आया वो क्या करते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट उतने ही बीट को कंसीडर करते हैं। मतलब राइट साइड से लास्ट से एक ही बीट का वैल्यू वो क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, अभी डिवाइस का मैक एड्रेस जैसे यहाँ पे ए है, तो ए आपको पता है जो मैक एड्रेस आपका होता है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। अगर ए को मैं डेसिमल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, सॉरी बाइनरी फॉर्मेट में अगर कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो मेरे पास कितना वैल्यू आएगा, ये तो ए मतलब मैं ये मान रहा हूँ कि राइट साइड से जो मैक एड्रेस का लास्ट वाला डिजिट है ना वो मेरा ए है। ठीक है, अभी इसको अगर मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ किसमें, बीट वाले वैल्यू में, तो बीट वाले वैल्यू में आपको पता है कि आपका वैल्यू अगर 10 आ रहा है तो उस केस में आपका क्या हो रहा है, आपका ए बन जाता है। तो इसका मतलब आपका ऐसा होगा 81010 यही आता है ना। अगर हेक्साडेसिमल आपका ए होता है तो फिर आपका बाइनरी में यही वैल्यू आता है ना 1010। ठीक है, तो इसमें से ये क्या करेगा, आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट एक ही बीट को चेक करेगा, क्योंकि आपका जो कॉम्बिनेशन वैल्यू है, बीट का वैल्यू है, वो आपका 1 आ रहा था, एक ही आ रहा था, तो लास्ट का एक ही बीट को वो क्या करेगा, कंसीडर करेगा। इस बीट को कंसीडर करने के बाद जो वैल्यू इस बीट में इसको मिला, ये इसको फिर से क्या करेगा, डेसिमल में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अगर दो बीट आपके पास होता है, अगर मान लो आपके पास 4 लिंक्स थे, तो उस केस में अगर 2 टू द पावर 2 हो रहा था, तो उस केस में अगर 2 लिंक थे तो वो क्या करता, ये दो जो आपके पास है ना 1 और 0, इन दोनों डिजिट का, बाइनरी डिजिट का, ये डेसिमल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेता। अभी ये क्या करेगा, अभी यहाँ पे जैसे हमारा 2 टू द पावर 1 आ रहा है, तो लीस्ट एक ही सिग्निफिकेंट बिट को ये ले लिया और उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, और 0 को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हो बाइनरी से, तो भी आपका वैल्यू क्या होता है, 0 आता है। ठीक है, अभी डेसिमल में जो आपके पास वैल्यू आया, जितने भी आया, उसी ये जो 0 और 1 नंबर इसके पास था ना, इनमें से 0 अगर डेसिमल में आप बात करते हो तो 0 वाला लिंक ये यूज करता है। जो भी वैल्यू इसके पास आया ना, उसी वैल्यू के अकॉर्डिंग जो भी उसका लिंक नंबर होता है, उसी लिंक नंबर को ये क्या करता है, डेटा भेजने के लिए यूज करते हैं। मतलब ए अगर कोई भी डेटा आगे भेजना चाहता है, अभी क्या होगा, ये ए अगर ई को कोई भी डेटा भेजना चाहता है, सोर्स मैक के एल्गोरिथम के हिसाब से ये वाला लिंक हमेशा आपका यूज होगा। ठीक है, अगर उसी टाइम पे और एक छोटा सा एग्जांपल हम बी के लिए भी देख लेते हैं। अगर बी कोई डेटा भेजना चाहता है ई को, तो बी भी डेटा किसने, बी ने क्या किया, एक इथरनेट फ्रेम जनरेट किया जिसमें सोर्स मैक एड्रेस बी लगाया, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ई लगाया, और इसको उसने भेज दिया स्विच के पास। अभी स्विच के पास आ गया, स्विच ने देखा मेरे पास सोर्स मैक एड्रेस ऑलरेडी रन है, तो स्विच क्या करेगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट चेक करेगा। कैसे चेक करेगा, स्विच को ऑलरेडी पता है मेरे पास जो पोर्ट चैनल है जिससे डेटा भेजना है, उसमें 2 फिजिकल लिंक कनेक्टेड है, 0 और 1, तो इसका मतलब मेरे पास कितने कॉम्बिनेशन, 2 टू द पावर 1 के कॉम्बिनेशन में ये वैल्यू आ रहा है, तो मेरे को लीस्ट सिग्निफिकेंट 1 बीट ही चेक करना है। तो अभी अगर बी को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, बाइनरी में, तो पता है आपको 4 बीट का होता है एक हेक्सा डिजिट। अगर बी को हम बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये क्या आता है आपके पास, ये वैल्यू आपके पास आता है 1011। ठीक है, अभी लिस्ट कितने बीट चेक करना है इसे आपको पता है, एक ही बीट ये लास्ट का चेक करेगा, तो एक ही बीट लिस्ट बीट जो है वो हमारा ये आ रहा है, राइट साइड से ये चेक करता है, तो राइट साइड से ये वाला बीट हमारे पास आ रहा है जिसका वैल्यू 1 है। अगर 1 को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ किसमें, अगर डेसिमल में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 1 को डेसिमल में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 ही आएगा। अभी क्या है, 1 डेसिमल वैल्यू इसका आउटपुट में आ रहा है, तो इसलिए ये क्या करेगा, बी जब भी कोई डेटा भेजने की कोशिश करेगा किसी को, तो ये वाला लिंक जो है 1 नंबर वाला लिंक है ना, ये लिंक यूज करने की कोशिश करेगा। तो आपके जो एल्गोरिथम है, उस एल्गोरिथम के हिसाब से आपके, अभी यहाँ पे देखो आपका लोड बैलेंस हो गया ना। अभी ए जब भी कोई डेटा भेजेगा, सबसे पहले अगर आपके पास एक लिंक था तो उस केस में ए उसी लिंक को भी यूज कर रहा था बैंडविड्थ, बी भी वो क्या कर रहा था, उसी लिंक का बैंडविड्थ को यूज कर रहा था। अभी आपके पास मल्टीपल लिंक हो गए, लोड बैलेंसिंग एल्गोरिथम से ईथर चैनल ने चला लिया, आपके स्विच ने चला लिया। उसके बाद ए जब भी कोई डेटा भेज रहा है तो वो पहले वाला लिंक पे जा रहा है, बी जब भी कोई डेटा भेज रहा है तो आपका दूसरे वाले लिंक पे जा रहा है। हो सकता है आपके पास ऐसे 1000 नंबर ऑफ यूजर हो सकते हैं, तो उनमें से 500 यूजर का डेटा आपका पहले वाला लिंक पे जा रहा है, 500 यूजर का डेटा आपका दूसरे वाला लिंक पे जा रहा है। तो आपका लोड बैलेंस हो गया और आपका बैंडविड्थ का जो यूटिलाइजेशन है वो भी आपका डिवाइड हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये एक आपके पास सोर्स मैक का एल्गोरिथम। एक इसी का एग्जांपल और एक हम ले लेते हैं, डेस्टिनेशन मैक।
सेम प्रोसेस है। आप सोर्स और डेस्टिनेशन कुछ भी आप देखो, सारे का प्रोसेस आपका एक ही है। अभी हम देखेंगे डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है। अभी डेस्टिनेशन मतलब मेरे पास एक स्विच है, ये स्विच 1 है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 4 लिंक ले लेते हैं। अभी यहाँ पे मेरे पास स्विच 2 है और इसमें सर्वर ए है और यहाँ पे सर्वर आपका क्या है, बी है। 2 सर्वर लगे हैं। यहाँ पे एक यूजर आपके पास है 1, एक यूजर आपके पास है 2, एक यूजर आपके पास है 3। और ये 1 2 3 और ए बी जो मैं नंबर दे रहा हूँ, ये राइट साइड से इनके मैक एड्रेस के लास्ट डिजिट के बारे में मैं बता रहा हूँ, जो कि हेक्सा फॉर्मेट में है। ठीक है, तो ए का मतलब मैं ऐसे मान सकता हूँ, इसका मैक एड्रेस ऐसा हो सकता है 123456788.abc1 ऐसा हो सकता है स्विच 1 का मैक एड्रेस। लास्ट बिट कोई मैं सिर्फ लास्ट डिजिट कोई मैं सिर्फ यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कंसिडर कर रहा हूँ। अभी हम देखेंगे, अभी ये स्विच 1 जो है इसके पास हमने डेस्टिनेशन मैक एड्रेस का एल्गोरिथम जो है वो लगा के रखा है। स्विच 2 में आप मान लो सोर्स मैक एड्रेस या डेस्टिनेशन कुछ भी आपने लगाया था, आपने बंडलिंग कर दिया, पोर्ट चैनल 1 के साथ इसने आपने नाम दे दिया, और बंडल करते आपके डिवाइस ने इसे क्या नाम दे दिया, 0 नंबर लिंक इसको बना दिया, इसको 1 बना दिया, इसको 2 बना दिया, इसको 3 बना दिया। और डिवाइस को पता है कि टोटल मेरे पास 4 लिंक है। 4 लिंक मतलब 2 के कॉम्बिनेशन के बाद मेरा वैल्यू 4 आएगा। तो इसको पता है जब भी मेरे को कोई भी चीज़ चेक करना है एल्गोरिथम के लिए, किसी भी एल्गोरिथम के मैक एड्रेस वैल्यू या फिर कुछ भी मेरे को चेक करना है, तो मेरे को लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में कितने बिट को चेक करना है, मेरे को 2 बिट चेक करना है। ठीक है, अभी 1 वाला जो डिवाइस है ना, वो डेटा भेज रहा है स्विच 1 की तरफ। अभी स्विच 1 को उसके डेटा मिल गया। 1 वाला डिवाइस जब भी कोई डेटा भेजेगा तो उसमें क्या होगा, सोर्स मैक एड्रेस जो आपका 1 आ जाएगा, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मान लो ये क्या भेज रहा है, किसको भेज रहा है, ए को भेज रहा है। तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इसने ए लगाया। ठीक है, 1 नंबर वाला डिवाइस जब भी डेटा भेज रहा है, तो ये आपका स्विच 1 के पास अभी आ गया। अभी स्विच 1 ने देखा मेरे पास कौन सा वाला एल्गोरिथम चल रहा है ईथर चैनल का, डेस्टिनेशन मैक वाला। ठीक है, तो अभी वो क्या करेगा, डेस्टिनेशन मैक का एल्गोरिथम चल रहा है, तो इसका मतलब जो इथरनेट फ्रेम था ना, उस इथरनेट फ्रेम से ये क्या करेगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस का वैल्यू जो है वो चेक करेगा कि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मेरे पास क्या है, क्योंकि उसे पोर्ट चैनल में ही डाटा भेजना है। तो अभी वो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस का क्या करेगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट चेक करेगा। और कितने बिट चेक करेगा, 2 ही बिट वो चेक करेगा, क्योंकि आपके पास टोटल जो लिंक है वो आपके पास टोटल 4 लिंक है, और 4 लिंक के 2 के कॉम्बिनेशन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 2 करने के बाद आपके पास 4 वैल्यू आ रहा था। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, हम ए को क्या करते हैं, हम बीट में कन्वर्ट कर लेते हैं। और आपको पता है लास्ट टाइम हमने निकाला था, ये हमारे पास आ गया। अभी ये क्या करेगा, 2 बीट को चेक करेगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट 2 बीट को ये चेक कर रहा है। और लीस्ट सिग्निफिकेंट जो 2 बीट हमारे पास है वो हो गया हमारे पास 1 और 0। इसको अगर हम डेसिमल में, इसे क्या करेगा, फिर डेसिमल में कन्वर्ट करेगा। तो डेसिमल में इसे अगर 1 और 0 का हम कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू होता है वो 2 आ जाता है। ठीक है, अभी वो क्या करेगा, जब भी 1 वाला डिवाइस ए वाले डिवाइस को कोई डेटा भेज रहा है तो वो क्या करेगा, 2 नंबर वाला लिंक जो है ना उसको यूज करेगा। अभी सेम एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं, 1 वाले डिवाइस किसको डेटा भेज रहा है, बी वाले डिवाइस को डेटा भेज रहा है। अभी भी आपके पास डेस्टिनेशन मैक एड्रेस का एल्गोरिथम चल रहा है, तो अभी भी आपका डिवाइस क्या करेगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस चेक करेगा। और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस आपके पास बी है, इसको अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास 1011 वैल्यू आ रहा है। ये लीस्ट सिग्निफिकेंट 2 बिट को चेक करेगा, 2 बिट के वैल्यू आपके पास कितना आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं। तो इसको अगर हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, डेसिमल में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू है वो 3 आ जाएगा। अभी 1 नंबर वाला डिवाइस कभी भी अगर बी को कोई डेटा भेजे तो ये 3 नंबर वाला लिंक यूज हो जाएगा। अगर 1 नंबर वाला डिवाइस आपका ए को कोई डेटा भेज रहा है तो 2 नंबर वाला लिंक आपके पास है वो यूज हो रहा है। 1 नंबर वाला डिवाइस अगर बी को कोई डेटा भेज रहा है तो आपका 3 नंबर वाला लिंक जो है वो यूज हो रहा है, आपका बैलेंस होगा। इसी तरह का अगर हम एल्गोरिथम चला के देखेंगे, 2 नंबर के लिए 3 नंबर के लिए भी अगर हम लगा के देखेंगे तो उस केस में भी आपका वैल्यू जो है कुछ चेंजेस होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। और आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि एक डिवाइस जब भी कोई दूसरे डिवाइस को डेटा भेज रहा है तो उस केस में वो अगर एक लिंक यूज कर रहा है और एक डिवाइस को डेटा भेजने के टाइम वो क्या करेगा, दूसरे लिंक की जो बैंडविड्थ है ना उसको यूटिलाइज करेगा। तो उस केस में आपका जो डेटा का लोड है वो लोड आपका क्या हो रहा है, आपका बैलेंस धीरे धीरे होता जाए। ठीक है, तो मेनली यही आपका ईथर चैनल का जो एल्गोरिथम्स होते हैं, इन एल्गोरिथम के वजह से आपके पास क्या होते हैं, ये सारे जितने भी वैल्यू होते हैं। अगर हम सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी के भी अगर हम एल्गोरिथम के बारे में बात करते हैं तो इनके भी क्राइटेरिया आपका जैसे मैंने आपको दिखाया वैसे ही होता है। हालांकि यहाँ पे आपको हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में आपको देखने को मिलते थे, वहाँ पे आपको डेसिमल फॉर्मेट में देखने को मिलेगा। डेसिमल से आपको कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें, बाइनरी में, और बाइनरी वैल्यू से जितने सिग्निफिकेंट बिट होता है आपके पास वो आपको लेना पड़ता है। और सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट भी आपका सेम होते हैं। ठीक है, हालांकि आज के लिए मैं थोड़ा टायर्ड हूँ तो यहीं पे आज रखेंगे।
नेक्स्ट वाले क्लास पे हम सबसे पहले चालू करेंगे सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट थोड़ा बहुत हम एक दो एग्जांपल करके देख लेंगे। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे सोर्स प्लस डेस्टिनेशन मार्क। ये एल्गोरिदम क्यों आए सोर्स प्लस डेस्टिनेशन मार्क, और इनका क्या यूज है, क्या दिक्कत था हमारे पास ताकि हम ये वाला एल्गोरिदम फिर लेके आए, तो इसके बारे में भी हम थोड़ा देखेंगे।